बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम। आइए आइए सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम इन रेडियो अलवर की आवाज। थैंक यू मैम, वेरी प्रिटी। तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही बिल्कुल बहुत सुंदर। दोस्तों नमस्कार। 90.8 एफएम पर आपने ट्यून किया है रेडियो अलवर की आवाज, जो है आपकी अपनी आवाज। और मैं हाजिर हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे अल्पना, लेकर के खास कार्यक्रम जनता के सवाल और प्रशासन के जवाब। जी हाँ दोस्तों, तो 12 बज चुके हैं आज के, और हमारे साथ आज की अतिथि, आज की मेहमान मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और स्वागत करते हैं हम आज की मेहमान का, जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं फायर ब्रिगेड ऑफिसर, डायनामिक ऑफिसर, अलवर की एसपी, हमारी अपनी तेजस्विनी गौतम जी। तेजस्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच अल्पना जी। रेडियो अलवर की आवाज के सभी श्रोताओं को, लिसनर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम का बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि सभी जानते हैं, इससे पहले कि हम सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें, मैं अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि तेजस्विनी जी को यहाँ पर सबसे ज्यादा, एक तो ये पहली महिला आईपीएस अलवर में, हमारे शहर में आई हैं, और दूसरा इनका कार्यकाल भी सबसे ज्यादा लंबा रहा है, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो मैडम। हाँ, विगत कुछ सालों में अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल, तो ये अलवर शहर के लिए बहुत ही अच्छी बात है और गर्व की बात है। और इन्होंने कोरोना काल से ये यहाँ आई, और जिस तरह से इन्होंने कार्य किए हैं, तो उसको देखते हुए, इनकी कार्यशैली को देखते हुए, इनकी कार्य कुशलता को देखते हुए, यहाँ पर आम जन में पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति जो विश्वास बढ़ा है और जो दूरियां बढ़ी है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये समुदाय के लोग कहते हैं। आपने कोरोना काल में नवाचार किए सोशल साइट्स के थ्रू, और लोगों से जुड़ी रही। इसके अलावा पुलिस मित्र योजना, सीएलजी योजना, जो बहुत अच्छे से इस पे काम हो रहा है। और सबसे बड़ा काम जो आपने किया है वो फेक केसेस का। जिस तरह से फेक केसेस, फेक मुजरिम ये बढ़ रहे थे, इनकी बहुतायत हो रही थी, उसमें आपने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, और उस पर रोक लगी है। जहां आप काम के प्रति सख्त हैं, सजग हैं, वहीं एक सरल व्यक्तित्व की धनी है, और हर आम आदमी बहुत आसानी से, पहले ये होता था कि एक कांस्टेबल से मिलते थे वो लोग, लेकिन आज वो अपनी एसपी मैडम से खुद मिलते हैं, और एक भावनात्मक रूप से आप आमजन से जुड़ी हैं, ये आमजन का कहना है। तो आपका पुनः हम स्वागत करते हैं। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे कॉलर हैं जो ऑलरेडी, हाँ, तो हमारे कॉलर क्या कहते हैं हम बताते हैं, मैम को सुना। ट्रक और ट्रैक्टर कभी भी यहाँ पे स्पीड ब्रेकर होने के बाद भी स्पीड धीरे नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। सो प्लीज़ मैम, आप यहाँ पे थोड़ा सा समस्या का समाधान करिए, जिसकी वजह से हम लीडर होकर यहाँ से गुजर सके। जी मैम, सुधीर जी की ये कॉल थी, और उनका ये, उन्होंने जो कहा, मेरे ख्याल से आपने समझ लिया है। जी बिल्कुल जी। सुधीर जी, मैं आपको यही कहना चाहूंगी, और इनफैक्ट आपके सभी लिसनर्स को भी अल्पना जी, कि आपने कोरोना काल की जैसे बात की, लगभग पूरे साल में 10,000 व्यक्ति को हम खो देते हैं राजस्थान में, केवल एक्सीडेंटल डेथ्स में जी। और इससे कई ज्यादा मात्रा में लोग जो है वो घायल भी होते हैं। एक्सीडेंटल डेथ्स और एक्सीडेंट में होने वाले घायल व्यक्तियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी। इसका प्रमुख कारण है कि गाड़ियां बहुत अच्छी हो गई हैं, स्पीड बहुत ज्यादा होने लगी है, जी। रोड्स भी बहुत अच्छी हो गई हैं, जिसकी वजह से आप स्पीड पे निकलते हैं। जी। बट हमारी अभी भी जो सिविक सेंस है, या जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की जो हमारी एक कहते हैं कि होना चाहिए, एक सेंस होनी चाहिए सभी में, वो लगभग उतनी नहीं है। ये सुधीर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पर लोहिया के तिबारा पे भी काफी एक्सीडेंटल प्रोन स्पॉट है, लेकिन इसका हर जगह पुलिस मौजूद नहीं हो सकती अल्पना जी। सुधीर जी का जो कहना है उसमें मैं बिल्कुल ध्यान देकर, हम लोहिया के तिबारा के जस्ट पहले हमारे पास बख्तल की चौकी है,
हम यहाँ पे एक पॉइंट भी कर देंगे ट्रैफिक का, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट्स को रोकने का सबसे प्रमुख कारण है आपके ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। अगर हर व्यक्ति ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता है, ये बात सही है कि कई बार हमारी गलती की वजह से, तो कई बार सामने वाले की गलती की वजह से भी एक्सीडेंट होता है। कई बार कोई इंसान रॉन्ग साइड आ रहा होता है, तो उसकी वजह से जो सही साइड पे जा रहा है उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसका एक्सीडेंट होता है। बिल्कुल। पर अगर आपने उस समय आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है, या आप अगर टू व्हीलर पे हैं तो आपने अगर हेलमेट लगाया हुआ है, तो आपकी जान को बहुत ज्यादा सेफ्टी मिलती है। हमने कई बार ये देखा है कि जो हमारे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन उसमें जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी उनकी तो मौके पे ही डेथ हो जाती है, लेकिन जिन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी थी उनके मामूली कोई खरोंच आती है, बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट्स में। बिल्कुल। तो सुधीर जी को, आपके सभी लिसनर्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप प्लीज ट्रैफिक नियमों का पालन करें। बहुत बार हमें लगता है कि मैं तो घर से बस 2 ही किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, मैं तो शहर में ही चल रहा हूँ, तो मुझे हेलमेट लगाने की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम अपनी ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, सही स्पीड पर चलेंगे, प्रॉपर जेब्रा क्रॉसिंग पे जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनको जाने का रास्ता देंगे, हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, तो हम ट्रैफिक डेथ्स को, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कम करने में बहुत बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। बहुत सही कहा एसपी मैडम ने। और हम अगर सावधान हैं तो हम इस एक्सीडेंट रेट को बहुत कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, और जो भी जुड़ना चाहता है वो हमें फोन कर सकते हैं। एसपी साहिबा हमारे साथ आज जनता के सवाल और प्रशासन के जवाब कार्यक्रम में। तो मैम, अगर हम बात करें इस तरह की समस्याओं की, क्योंकि कानून व्यवस्था जिस तरह से आप लोग मुस्तैदी से तैनात रहते हैं, और हमने ये सुना है कि सौहार्द, जो सांप्रदायिक सौहार्द है, उसको बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। खुद फ्लैग मार्च करके समय समय पर कोई जुलूस निकल रहे हो, कुछ भी और इस तरह की कार्यक्रम होते हैं, तो आप उसमें खुद कमांड संभालती हैं, और ये वाकई में अलवर के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर सौहार्द बना रहा, भाईचारे में बढ़ोतरी हुई है। तो हम बात करेंगे ट्रैफिक रूल्स की, हमने बात कर ली है, आपने बता दिया है। अब हम रुक करते हैं साइबर क्राइम की तरफ, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का ये युग है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसी तरह से पैरेलल साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए अर्चना जी, आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक यूज किया है, और आज मैं अपने सभी श्रोताओं को मैं ये बताना चाहूंगी कि हम सभी, और स्पेशली क्योंकि यूथ बहुत ज्यादा आजकल यूज करता है सोशल मीडिया को जी, तो जब हम कोई भी चीज को अत्यधिक यूज करते हैं तो उसके दोनों ही अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं जी। सोशल मीडिया, ये बात बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया एक बहुत ही पोटेंट टूल है। सोशल मीडिया से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। आपका कोई छोटा स्टार्टअप है, आप ज्यादा लोगों तक रीच कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे जानकारी लेते हैं। आजकल वो बच्चे जो कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते, वो इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेट और सोशल मीडिया पे कई ऐसी चीजें हैं, हमारे जो अलवर क्षेत्र में सबसे ज्यादा हम लोग देख रहे हैं कि अलवर वो बनता जा रहा है। अलवर, भरतपुर, आसपास के हरियाणा और यूपी के जो जिले हैं, इनके ऊपर जिसको MHA ने एक टर्म दिया है, JCIT और मेवात रीजन। इसका हालांकि किसी कास्ट या किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी इस रीजन को डिमार्केट करने के लिए टेरिटोरियल उन्होंने कहा है। और यहाँ पर परपट्रेटर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। यानी हमारे साथ साइबर ठगी होने वाले तो हो सकता है कि कम हो नंबर, लेकिन साइबर ठगी करने वालों का नंबर हमारे आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा हो गया है। वो लोग हर दिन नया कोई पैतरा लगा रहे हैं। तो इसमें जो मैंने अभी तक स्टडी करी है, जो हमने पिछले 1.5 सालों में 193 गैंग्स पकड़ी साइबर क्रिमिनल्स की। इनफैक्ट हमारे पास उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, सभी जगह से पुलिस आती है और हम उनको उनके मुलजिम पकड़ के भी देते हैं इस क्षेत्र से। लेकिन इशू जो हमने वो देखा कि 95% ऑफ साइबर क्राइम केसेस में ह्यूमन एरर की वजह से साइबर क्राइम होता है। ह्यूमन एरर यानी हमारी गलती की वजह से। सपोज हम किसी मीटिंग में बैठे हैं, कोई बार बार हमें कॉल कर रहा है, अननोन नंबर से कॉल है, हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक बार उठा के एक लिंक पे क्लिक कर दिया। तो लिंक पे जैसे ही हमने क्लिक किया, कोई अननोन नंबर से आपके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है,
फेसबुक मैसेज आ रहा है, आपने क्लिक किया, उसके बाद आपकी सारा डेटा ट्रांसफर वहाँ पे हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपके सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मिसयूज करता है। जी। उसके बाद स्पेशली महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिलाएं जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी कोई पर्सनल चीजें शेयर की हुई हैं, फर्जन अपनी फोटोज, कोई इंटीमेट फोटोज किसी के साथ डाली हुई हैं, अपने पार्टनर के साथ, या अपनी कोई लोकेशन शेयर की हुई है, अपने नंबर शेयर किए हुए हैं, तो ये पर्सनल डिटेल्स जब किसी ने शेयर की हुई है तो साइबर ठग्स ने उनको भी मिसयूज करते हुए उनके साथ भी गलत किया है। तो सबसे पहले तो जरूरत है कि हम ये अवेयर रहें कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, क्या चीज हमें सोशल मीडिया पे करनी चाहिए और क्या चीज हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि हमें किसी भी हालत में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे से जो गोपनीय जानकारी है वो हमें सोशल मीडिया में डालने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज जो मेरे और मेरे पार्टनर के बीच की एक पर्सनल है वो मैं दुनिया को बताने से मुझे कुछ नहीं हासिल होगा। बिल्कुल। वैसे ही आपके बैंक अकाउंट नंबर्स, आपके मोबाइल नंबर्स, आपके पर्सनल ईमेल आईडीज, ये सब चीजें सोशल मीडिया पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ये डालते हो डेट ऑफ बर्थ, तो ये जब ये चीजें आप अगर डालते हो तो बहुत आसान है किसी भी साइबर क्रिमिनल के लिए आपके पासवर्ड को हैक करना। हैक कर लेंगे, बिल्कुल। क्योंकि अमूमन हमारे पासवर्ड हमारे एड्रेस या हमारी डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर से मिलते जुलते होते हैं, तो उसको क्रैक करना, उस प्रोबेबिलिटी को बहुत आसान हो जाता है। अगर आप इसको नहीं डालते हैं तो आप एक सेफर जोन में हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को क्रैक नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये तो एक पहला था कि मैं अपना सोशल मीडिया पे क्या इन्फॉर्मेशन डाल रही हूँ, और दूसरा है कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। जी। आमूमन आपके पास अननोन नंबर से ऑडियो कॉल्स तो आ सकते हैं, वो हम उठाते भी हैं। मेरी जैसी जॉब है, मुझे तो उठाना ही पड़ता है, क्योंकि कौन व्यक्ति मुझे कहाँ से कॉल कर रहा है, किस जरूरत में है, तो मुझे तो उठाना पड़ रहा है। बट एक आम नागरिक के लिए अननोन नंबर्स की वीडियो कॉल को उठाने की मुझे नहीं लगता है कोई आवश्यकता होती। बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। आपस में इनफैक्ट फॉर लेडीज खासकर मैं कहूंगी, इनफैक्ट फॉर मेल्स ऑल्सो, आप वीडियो कॉल किससे करते हैं? अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, और उनके नंबर आपके पास सेव्ड होते हैं। अननोन नंबर से अगर कोई वीडियो कॉल कर रहा है, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट आपका दोस्त हो, नया नंबर लिया हो, बट आप पहली बार में वीडियो कॉल ना उठाएं, फिर वो मैसेज करेगा कि अरे यार मैं तो तेरा दोस्त हूँ, फला फला हूँ, अब उठा ले। तो वो चीज कम से कम आपके पास एक पता रहेगा कि भाई ये अननोन नंबर किसका है। क्योंकि आजकल ये सेक्सटॉर्शन वाले जो मोडस ऑपरेंडी है, उसमें वीडियो कॉल उठाते ही वो लोग आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें एक अश्लील वीडियो चलती है सामने से, और उसके बाद फिर उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते हैं कि देखो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, तुम्हारी वाइफ को भेज दूंगा। और इस तरीके का क्राइम ऐसा है कि उस व्यक्ति को लगता है कि यार मेरी गलती से हुआ है, या मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, तो वो पुलिस के पास भी नहीं आ पाता, और वो इस शर्म के मारे कि यार मैं किसी को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वाइफ से शेयर करेगा तो कहेगी अच्छा तुम ये सब चीजें देखते हो। तो वो बात हो रही थी मैम साइबर क्राइम की, तो मैम अगर किसी के साथ इस तरह से कोई ठगी होती है या वो कोई परेशान हो रहा है इंसान, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बहुत ही आसान एक नंबर है 1930। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, 1930-1930। ये एक हेल्पलाइन नंबर है जिसमें अगर आपके पास किसी भी तरीके की साइबर ठगी हुई है, जिसमें आपका कभी पैसा चला गया है या कभी आपका कोई आईडी हैक हो गया है या रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ अ साइबर क्राइम, आप इस टोल फ्री हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी डिटेल्स बता सकते हैं। मैम मैं राधिका बोल रही हूँ आखिरी से। हाँ बोलिए राधिका जी। हमारे यहाँ पे MIA रोड पे दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग, फोन स्नैचिंग ये सब होता रहता है। दोपहर के टाइम और शाम के टाइम पे लड़कियों का अकेले निकलना तो बिल्कुल सेफ ही नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो एक लड़की का ही कॉल है मैम, और मैम खुद एक महिला है, सक्षम महिला, तो मैम इनके सवाल का जवाब SP साहिबा मैम देंगी। राधिका जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने ये चीज़ मेरे नोटिस में डाली है, और दूसरा मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगी कि जब भी ऐसी कोई घटना हो तो प्लीज़ उसको रिपोर्ट करें। आपके पास अगर थाने पे जाने का समय नहीं है तो एटलीस्ट कंट्रोल रूम के हमारे नंबर्स हैं, मैं नोट करा देती हूँ। जो लैंडलाइन नंबर है हमारे कंट्रोल रूम का, वो 144 जो अलवर का कोड है, उसके बाद 233-8200, 233-8200, ये हमारा लैंडलाइन नंबर है कंट्रोल रूम का। और कंट्रोल रूम के जो व्हाट्सएप नंबर हैं वो हैं 98299
34822 98299 34822। और ये सभी नंबर्स हमारे सोशल मीडिया के जितने भी हमारे हैंडल्स हैं, अलवर पुलिस के नाम से आप सर्च करेंगे तो ब्लू टिक के हैं, किसी और गलत सोशल मीडिया हैंडल पे मत जाइएगा। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों पे ही ब्लू टिक हैंडल्स हैं और ऑफिशियल हैंडल्स हैं हमारे। उस पे हमारी सारी हेल्पलाइन नंबर्स दी हुई हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा की हेल्पलाइन नंबर हो, चाहे साइबर रिलेटेड हो, चाहे हमारे कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर्स या लैंडलाइन नंबर्स हो। तो कृपया करके आप उसको नोट कराएं। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान को लगता है कि मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, तो इसलिए मैं एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहूंगा, मेरे साथ फोन स्नैचिंग हुआ है या कुछ है। लेकिन आप अगर वो नहीं बताएंगे तो हमारे लिए जानना मुश्किल हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर रोड पे इस तरीके की घटनाएं ज्यादा होती हैं। तो प्लीज इन्फॉर्म पुलिस कंट्रोल रूम, इन्फॉर्म द पुलिस स्टेशन, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप सभी को एफआईआर भी दर्ज करानी चाहिए। बहुत बार हम लोगों को लगता है कि कौन पड़ेगा इस लीगल झंझट में, लेकिन जब तक हम एफआईआर दर्ज नहीं कराते हैं, कई बार ऐसा होता है अल्पना जी, मैं आपको बताऊं, हम लोग गैंग्स पकड़ते हैं, उन्होंने चेन स्नैचिंग, फोन स्नैचिंग की होती है, हम लोग उनसे रिकवरी भी करते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं उस दिन वहाँ पे सूर्यनगर से लेके गया था या हनुमान सर्कल से लेके गया था, लेकिन हम वहाँ पे देखते हैं तो उस दिन की कोई एफआईआर ही नहीं होती है। तो वी आर नॉट एबल टू लीगली प्रोसीड इन दोज केसेस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग हमें इन्फॉर्म करें, बकायदा एफआईआर दर्ज हो, ताकि जब भी उस गैंग को पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। हाँ, ताकि ये चीजें बढ़े ना, इन पर अंकुश लगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू राधिका जी फॉर योर फीडबैक। बहुत सही जवाब आप दे रहे हैं। प्रशासन तो है ही हमारे साथ और हमारे लिए ही है, ताकि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें और एक स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण हो। लेकिन उसके साथ साथ हमारे भी कर्तव्य हैं, जिनका हमें बहुत ज्यादा सतर्क होकर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे साथ कुछ गलत होता है तब भी हम आवाज उठाने में हिचकिचाते हैं। बिल्कुल। तो प्रशासन तक पहुंचना और अपनी आवाज पहुंचाना ये बहुत अहम है, जैसा एसपी मैडम ने भी कहा। और इनफैक्ट अब तो ऐसा युग है, आप देखें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर्स हैं। इवन इफ अगर किसी को लग रहा है कि मैं कॉल करके बात भी नहीं करना चाहता, तो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज। आप एक मैसेज भी जो हमको करते हैं वो हमारे रिकॉर्ड पे आ जाता है। बिल्कुल। तो वो रिकॉर्ड पे आने के बाद वो सारी चीजें जो है वो एक्टिवली हो जाती है। बिल्कुल। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैम ने ये भी कही कि एफआईआर दर्ज जरूर करवाएं, तभी प्रॉपरली कार्रवाई हो सकती है। जी। बातों का सिलसिला फिर आगे बढ़ाते हैं इन्हीं सवालों और जवाबों के तहत, और हम बात करेंगे विमेन सेफ्टी की, क्योंकि एक सवाल अभी यही आया था। तो महिला सुरक्षा का तो एक अहम मुद्दा है ही। बिल्कुल। तो मैम, निर्भया स्क्वाड्स जो हैं, इसके बारे में आप बताइए हमारे श्रोताओं को। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अलवर में भी निर्भया स्क्वाड्स हैं हमारे पास। दो महिला कांस्टेबल्स जो स्पेशली सेल्फ डिफेंस की एक्टिविटी में ट्रेंड है, वो स्कूटी पर रहती हैं और गर्ल्स कॉलेज, स्कूल्स की जब छुट्टी होती है, मेजर पार्क्स, इनके आसपास उनके राउंड रहते हैं। फिलहाल वो सिर्फ सिटी तक सीमित हैं, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके अभी नंबर्स भी कम हैं, और क्योंकि सिटी में ही मेजरली ज्यादा कॉलेज और स्कूल्स अवेलेबल हैं, तो वहां पर इनको नियमित रूप से गश्त कराया जाता है। कई बार हमने इनको एज अ डिकॉय ऑपरेशन के तौर पे भी सिविल ड्रेस में बसेस में, रोडवेज बसेस या कोई सी भी बसेस, प्राइवेट बसेस में हमने इनको चढ़ाया, देखने के लिए कि कहीं महिलाओं के साथ कोई पब्लिक प्लेसेस में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई घटनाएं तो नहीं हो रही हैं। और बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये हमारी जो निर्भया स्क्वाड्स हैं। डेफिनेटली हमें और ज्यादा निर्भया स्क्वाड्स की जरूरत है, क्योंकि अलवर शहर भी बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा महिलाएं भी हैं बाहर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं वही कह रही हूँ कि जैसे वी शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट ऑल्सो। मैंने हमेशा ये नोटिस किया है, और क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मैं जानती हूँ कि जब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते थे या रोड पे जब हम चलते थे, तो अगर महिला कॉन्फिडेंट है तो और अगर वो पलट कर जवाब दे देती है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कह सके। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये इस तरीके के जो मेल्स होते हैं जो कमेंट बाजी करते हैं या ईव टीजिंग करते हैं, उनको पलट के जवाब देने से वो भग जाते हैं वहां से। 99% केसेस में वो उनकी जो सो कॉल्ड ईगो हर्ट होने के बाद वो चले जाते हैं,
वो कहते हैं कि नहीं यार यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली है। बिल्कुल। वो तभी तक आपको सताते रहेंगे जब तक आप सहमी हुई चलती डरे रहेंगी, हुए चलोगे, क्योंकि उनको इसमें जो भी है मतलब दे आर क्रिमिनल माइंडसेट बेसिकली। यस। तो ये मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी एक अलग से सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग टीम है जो स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके निशुल्क सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कराती है। जिस भी स्कूल कॉलेज में आप पढ़ती हैं, आपको लगता है कि वहां पर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ये नहीं हुई है, हालांकि मेजर स्कूल्स कॉलेजेस हम कवर कर चुके हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम एक्सेप्शनली वेल क्वालिफाइड है, वेल ट्रेन्ड है, एडवांस कोर्सेज तक किए हुए हैं और हम बेसिक कोर्स से लेकर एडवांस कोर्स तक सब कराते हैं और ये निःशुल्क है। तो कोई भी महिला, हाउसवाइफ भी अगर है, तो मैं ये बताना चाहूंगी, आप किसी सोसाइटी में रहते हो, किसी कॉलोनी में रहते हो, अगर 20-25 महिलाएं भी इकट्ठे होकर कह देती हैं कि भाई बच्चे स्कूल वूल भेज के हम 11 बजे तक फ्री हो जाते हैं, 11 से 1 हमें सिखा दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी टीम आपके लिए आप ही की कॉलोनी में आके भी सिखा सकती है। बस हमें 20 से 25 का एक मेजर मतलब बैच चाहिए उतने, और उससे ज्यादा तो ऑब्वियसली मतलब मिनिमम 20 से 25 महिलाएं हों, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, कोई भी हो, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो, सबको आनी चाहिए। और आपके माध्यम से आज ये अच्छी बात है कि ये भी एक बात मुद्दा निकल के आया। तो आप लोग प्लीज हमें बताइए, अगर आपको इस तरीके की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग चाहिए तो हमारे पास एक पूरी टीम है और हमारी वो महिलाओं की टीम आके आपको सिखाएगी। जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात मैम ने बताई है। और हमने देखा होगा कि देहात में जो हमारी महिलाएं होती हैं वो इस चीज़ में बहुत सक्षम होती हैं और बहुत ज़्यादा बोल्ड होती हैं, लेकिन हम लोग अगर डरे रहेंगे, हमारी बॉडी लैंग्वेज अगर डरी हुई है, तो बट नेचुरल है, दूसरे को बढ़ावा मिलेगा और क्राइम्स बढ़ेंगे। तो क्राइम्स को रोकने में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और जिसमें कि पुलिस प्रशासन हमें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो है उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और रेडियो अलवर की आवाज़ के माध्यम से मैं भी सबको अपील करना चाहूँगी, रेडियो अलवर की आवाज़ ही अपील करती है कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ज़रूर लीजिए। एक कॉलर फिर हमारे साथ। हेलो, नमस्कार, रेडियो अलवर की आवाज़। मैं बामसर भूपेंद्र से बोल रहा हूँ, जो मैडम जो सुनीता का फोन आया था हाँ हाँ, आपकी ये पर्सनल वो है समस्या, और वो आप वहाँ थाने में जाकर के ही बात कर सकते हैं। हाँ, नमस्ते मैम, देवराज बोल रहा था बक्सर की तरफ। हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं देवराज जी? प्रोग्राम सुन रहे हो? जी मैम। हाँ जी, बताइए। बहुत सराहनीय कार्य है आपके द्वारा, अलवर की आवाज के द्वारा, एसपी मैम के लिए। हाँ बिल्कुल, एसपी मैम हमारे साथ बैठी हैं। बताइए आपका क्या सवाल है? मैम, मेरा सवाल क्या, बहुत विकट स्थिति के लिए मैंने फोन किया है। हाँ, ये अवैध खनन वाले जो ट्रैक्टर है ना, हाँ, ये खनन वाले 10-12 साल के बच्चे को ट्रैक्टर दे देते हैं चलाने के लिए रोड पे। हाँ, और मेन रोड पे ये चलते नहीं। तो मैम, ये छोटी छोटी गलियों में से, मोहल्लों में से बहुत स्पीड से निकाल के जाते हैं। अच्छा। हाँ, आबादी क्षेत्र में से, बीच में से निकाल के जाते हैं। जब इनसे अगर कोई उलाना देता है तो उसके साथ मारपीट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गैंग है, एक माफिया हो गया है ये उन लोगों को आके मोहल्ले में भी पिटाई करके चले जाते हैं जो इनके खिलाफ कोई कहीं कुछ बोलता है या फिर इनको मना करता है। तो इसके लिए मेरा निवेदन था, और एसपी मैम क्या कर रही हैं और आगे क्या उनका एक्शन रहेगा, मतलब आप इस समस्या के प्रति जो है मैम का ध्यान आकर्षित करना चाहते हो? जी, और ये विकट स्थिति है। ठीक है, बिल्कुल, ये समस्या मैम बैठी है और इसका जवाब मैम। थैंक यू देवराज जी, आपने ये जो फीडबैक दिया है उसको मैंने नोट भी किया है। एक निवेदन मैं आपसे ज़रूर करूँगी आपके संबंधित थाने में, क्योंकि आप मुझे स्पेसिफिक जगह या उस व्यक्ति का नाम नहीं बता पाए हैं, तो हमें एक्शन जब लेना हो तो हम इंडिविजुअल के खिलाफ ही ले सकते हैं। आपने एक जेनरिक फीडबैक दिया है, उसको हमने नोट किया है, वो मैं अपने सभी SHOs को इंस्ट्रक्ट भी करूँगी कि भाई इस तरीके से नहीं हो। और ये भी आपको बताना चाहूँगी कि अंडर एज अगर कोई भी व्यक्ति गाड़ी चलाता है या 4 व्हीलर हो या ट्रैक्टर जैसा कि आपने कहा चलाते हैं, तो उनके पेरेंट्स या उनके गार्जियन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई
करने का प्रावधान कानून में है। तो ये सभी जो भी सुन रहे हैं वो ये भी ध्यान रखें कि आप अगर अपने अंडर एज बच्चों को इस तरीके से गाड़ी, बाइक, स्कूटी, ट्रैक्टर या कोई भी वाहन चलाने के लिए देते हैं तो वाहन मालिक के खिलाफ तो कार्रवाई की ही जाएगी, क्योंकि बच्चा अंडर एज है, उसको तो नहीं पता है, उसके खिलाफ कार्रवाई उतनी माध्यम से नहीं हो पाती है कानून में। लेकिन उसके गार्जियंस और उस वाहन मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के प्रावधान हैं। तो अवैध खनन को लेकर हमारी स्पेसिफिक जॉइंट टीम्स माइनिंग, फॉरेस्ट, रेवेन्यू और पुलिस विभाग की बनी हुई है और लगातार हम लोग कार्रवाई करते हैं। अवैध खनन एक बहुत बड़ी समस्या है अलवर में, हम जानते हैं। हमारी अरावली जो कि हमारी शान है बेसिकली अलवर की, अलवर इतना खूबसूरत है, उसको हम लोग इस तरीके से धीरे धीरे करके, और बहुत जगह हमने देखा है अल्पना जी की गांव वालों की कंबाइंड एक तरीके की सोच होती है। अगर हम कभी जाते हैं वहाँ पूछते हैं कि कौन है जो इस तरीके से अवैध खनन कर रहा है, तो कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सबको पता है कि यार इससे हम सबको बेनिफिट हो रहा है। तो अवैध खनन के खिलाफ हमें खड़ा होना है, आवाज उठानी है, और जहां पे भी आपको ये प्रॉब्लम लगती है प्लीज अपने संबंधित थाने में जाकर बताएं। इसमें लीगल प्रॉब्लम ये है कि माइनिंग वाले ही एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि अवैध खनन का मतलब है कि या तो लीज शुदा माइनिंग से खनन हो रहा है या अवैध हो रहा है। तो जो ओनर है माइंस का वो माइनिंग विभाग है। तो अगर आप हमें सूचना देंगे तो हम माइनिंग विभाग को वहां पे साथ ले जाकर कम से कम एफआईआर दर्ज करने की और कानूनी कार्रवाई को हम कर सकेंगे। तो कृपया करके पिन पॉइंट सूचना, और ये जो देवराज जी ने बताया कि 10 से 12 साल के बच्चे ट्रैक्टर चला रहे हैं, ये किस एरिया में चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं, किस थाना क्षेत्र का पड़ता है मामला, प्लीज मुझे बताइएगा, या तो अल्पना जी के माध्यम से या हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से जरूर ये सूचना मुझ तक पहुंचाइएगा और हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करेंगे। बहुत ही अहम सवाल और बहुत ही अच्छे जवाब आपने दिए, और हमें इस तरह से सजग होकर के अपने शहर को, अपने समाज को सुंदर बनाना है। वक्त का तकाजा है दोस्तों, बहुत सारे सवाल आए और बहुत सारे जवाब मिले, और बस थोड़ा सा समय बचा है, तो एक सवाल और हमारे कॉलर का। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी मैडम नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो आप? मैं संजना बोल रही हूँ, बक्कल की चौकी पटोड़ के पास से। अच्छा, हाँ संजना बताइए। मैम मैं अच्छी हूँ मैडम, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा मैम, आपका रेडियो सुनती हूँ मैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे अच्छा लगा। हाँ, आज आपकी समस्या आपको पता है। हाँ ऐसी मैडम हमारे साथ बैठी हैं। हाँ, ऐसी मैडम को भी मेरा नमस्ते। बिल्कुल, आपका नमस्ते पहुंच गया। बताइए आपकी क्या समस्या है? मैम मेरी समस्या ये है, हमारे यहाँ बास में बहुत चोरियाँ होती है। अच्छा, पिथौरा का बात से बोल रही हो आप? हाँ, बक्कल की चौकी पत्थर का बात से। हाँ हाँ, बहुत चोरी होती है और इनका कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, हम केस भी फाइल करते हैं तो ऐसा चक्कर उक्कर काट उठ के रह जाते हैं मैडम। अच्छा अच्छा, 8-7 चोरियाँ हो चुकी है, घर के सामने मोटरसाइकिल लुट जाती है। अच्छा, ठीक है। एक चोरिया तो मैडम मेरे खुद छोट वाली सिस्टर से हो चुकी है। अच्छा अच्छा, तो आप लोग फिर इसकी कंप्लेन करवाते हो? हाँ यस मैडम, मैंने कंप्लेंट करवाई है। वहाँ पे चक्कर काटिया और बोलिया, कोई सुनवाई नहीं होती। लेबनिया तो आज तक चोर पकड़ में हाथ आया। अच्छा, और कुछ मतलब हाँ कर आके बंदे को भेज दे। संजना जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए, आपके फीडबैक के लिए। ये बात सही है कि चोरियां यहाँ पे होने की जो कंप्लेंट्स हैं वो हमारे पास ज़रूर आती हैं, और मोटरसाइकिल चोरी हो या घर में चोरी हो, ये ज़रूर एक नॉर्मल सोसाइटी का पार्ट है। क्राइम होता ही है, पुलिस भी इसीलिए है कि भाई इस क्राइम को खोले। बहुत सारी गैंग्स को हमने विगत सालों में भी पकड़ा है, हमेशा पकड़ते हैं। बहुत सारी नकबजनियाँ खुलती भी हैं, ये बात ज़रूर है। बट अनसॉल्व्ड केसेस का भी एक छोटा सा परसेंटेज पुलिस में रहता है, ये बात भी उतनी ही सही है। हो सकता है कि आपकी केस में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, जो आप बता रही हैं कि आपकी छोटी सिस्टर के साथ जो घर में चोरी हुई है।
और जो आपने पिथौड़ा का बास का अपने गांव का बताया कि वहाँ पे चोरियां हैं, मैं आज ही संबंधित SHO से बात करके इसकी रिव्यू लेती हूँ कि कितनी चोरियां उस गांव में हुई हैं और कितनी उस गांव में खुली हैं, और कितने में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालकर स्पेशल टीम लगाकर हमें कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ मैं आप सबको ये और बताना चाहूँगी कि आजकल मैक्सिमम जो चोर गैंग्स हैं या जो क्रिमिनल्स हैं जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस करते हैं, उन्होंने अपना एक पैटर्न बनाया है कि वो CCTV कैमरा जहाँ पर भी लगा है उसके आसपास चोरियां थोड़ी कम हो रही हैं, लेकिन मतलब उस अगर आपके घर के बाहर CCTV कैमरा है, आपकी दुकान के बाहर CCTV कैमरा है, तो डेफिनेटली एक सेफ्टी मेजर आपका बढ़ जाता है। इवन इफ कि चोरी अगर सपोज खुदा न खास्ता हो भी जाती है तो उसके ट्रेस आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें उसकी छवि जो है वो कैप्चर हो जाती है चोर की। तो एक एडेड सिक्योरिटी एडवांटेज के तौर पर आप सभी आजकल बहुत ही सस्ते 1,500 से 2,000 तक के कैमरे आते हैं। आप लोग अपनी सेफ्टी, अपने घर की सेफ्टी, अपने दुकान की सेफ्टी के लिए CCTV कैमरा जरूर लगवाएं। इससे ना केवल आपकी सेफ्टी होती है बल्कि पुलिस को अन्य अगर आपके आसपास में भी कोई चोरी होती है तो उसका खुलासा करने में भी बहुत मदद मिलती है। थैंक यू। जो मैं दिलीप मीना बात कर रहा हूँ बक्कल की चौकी से। मैम यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये जो ठेले वाले होते हैं ये कहीं पे भी ठेला लगा देते हैं रोड पे, जिससे आने जाने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। कृपया इस चीज़ को सुधार दें। थैंक यू दिलीप जी आपके फीडबैक के लिए। इसमें नगर परिषद से और संबंधित विभाग से बात करके हम लोग कार्रवाई जरूर करेंगे। तो ये थे जनता के सवाल और पुलिस प्रशासन के जवाब आज के इस खास कार्यक्रम में, जिसे आप सुन पा रहे हैं IT कैंपस MIA अलवर से 90.8 FM रेडियो अलवर की आवाज पर। इसी तरह ये सवालों और जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त का तकाजा है, आपसे रुखसती चाहते हैं और तहे दिल से पूरी अलवर की आवाज की टीम की तरफ से SP साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल से इतना समय निकाला और हमारे साथ वो जुड़ी रही अपने श्रोताओं से बात करने के लिए और उनके जवाब देने के लिए।